मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि फ्यूचर के बारे में मैं तो थोड़ा कंसर्न हूँ, क्योंकि शायद मेरा वास्ता बराह रास्त नहीं पड़ेगा। मेरा वास्ता शायद उम्र की, इंसानी उम्र की कमज़ोरी की वजह से या उसकी फिट होने की वजह से शायद मेरा वास्ता 2050 से पड़ जाए, लेकिन वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट के तौर पे नहीं होगा। आपका वास्ता 2050 से एक एक्टिव पार्टिसिपेंट के तौर पे होगा। या तो आप उस वक्त की अच्छाई और बुराई को रिसीव कर रहे होंगे, या फिर आप के सामने जो कुछ आपने नहीं भी किया होगा तो वो भी आपको भुगतना पड़ रहा होगा। आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं ये समझता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोग 2050 के पाकिस्तान को और 2050 की दुनिया को कैसे देखते हैं। अब आप बताइए। बहुत शुक्रिया आपका। आपको क्या लगता है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान में कुछ ऐसा होगा? एक चीज़ है डेवलप्ड कहना, कि पाकिस्तान डेवलप्ड होगा, जैसे मैं बड़ा होऊंगा, जैसे मेरे बच्चे बड़े खूबसूरत होंगे, जैसे, लेकिन कौन सी स्ट्रेंथ है जो आपको लगती है कि पाकिस्तान डेवलप्ड होगा? इन सच के सबसे पहले नौजवान नस्ल जो है ना वो इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकती है, क्योंकि नौजवान जो है ना वो मुल्क का अक्स होते हैं। अगर नौजवान एक चीज़ को सही कर रहे हैं ना, वैसे हम भी नौजवान थे, हमने इस मुल्क का हाल किया। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती हो रही है ना, चलती आ रही है, वो है विरासत आती चली जा रही है। वही लोग, उनके जो बच्चे हैं वही आगे आ रहे हैं, वही आगे, मतलब नौजवान जो नए लोग हैं उनको मौका नहीं दिया जा रहा प्रॉपर तौर पे। जब तक नए लोगों को मौका नहीं देंगे तो मुल्क किस तरह बेहतर होगा? आपको लगता है कि मौका नहीं मिल रहा? आपका क्या ख्याल है? एनी टाइम आप जहां पे भी आप हाथ उठाना चाहिए, मैं आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। जस्ट टॉक, जस्ट थिंक। आप जरा सोचिए, आप क्या सोचते हैं? पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होगा। यार ये तो बड़ी क्लीशे सी बात है। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होगा। गामजन कैसे होगा? सर अगर मैं रेलवे सेक्टर की बात करूँ ना, रिसेंटली हाँ। अभी नई कोचेज आई हैं तो वो इनोवेशन लेके आ रहे हैं। तो क्या हम खुद भी कुछ कर रहे हैं या बाहर से आ रहे हैं? मेरे ख्याल में इस्लामाबाद कैरेज फैक्ट्री में बन रही है और बाकी कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में ये जो आज हम अपने हाथ में बहुत सारे गैजेट्स लिए फिरते हैं, इनमें से कौन सी चीज बाकी रहेगी? मोबाइल फोन क्या होगा? वाइल्ड इमेजिनेशन, जरा खोले जहन को। आप क्या समझते हैं? सर आई विश पाकिस्तान को डेवलप, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये सर्वाइव कर जाएगा या नहीं ज्योग्राफिकली। यस सर, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। उसकी वजह यह है कि अगर हम पीछे चले जाएं 50 साल, तो पाकिस्तान ने ज्योग्राफिकली तो सरवाइव नहीं किया था। तो क्या अगले 50 साल में पाकिस्तान सरवाइव करेगा ज्योग्राफिकली? आपको क्या लगता है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या लगता है आपको? सरवाइव करेगा इंशाल्लाह। व्हाई नॉट? सरवाइव करेगा, ये आपकी ख्वाहिश है या कुछ और? ख्वाहिश है, क्योंकि आईटी में जिस तरह हम डेवलप करें तो मतलब जिस तरह नौजवान काम करें आईटी सेक्टर में, मुझे लगता है उस बेस पे हम कर सकते हैं डेवलप। आईटी कैसे जोड़ लेगी पाकिस्तान को? दुनिया चली आईटी पे रही है, तो इस आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर अगर बलूचिस्तान के मसाइल को हल नहीं किया जाएगा तो फिर जियोग्राफिकली पाकिस्तान को खदशा है टूटने का। आपके ख्याल में आप क्या कहते? पाकिस्तान के जो हालात है इस तरह बेहतर किए जा सकते हैं कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एक मॉडल आया है 1980s में, और जो यूके और यूएस जो कंट्रीज़ हैं, ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं, वो उसको अप्लाई कर रहे हैं अपनी जो उनकी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो उनकी फैक्ट्रीज़ हैं, उनको प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं और स्टेट के ऊपर जो बर्डन है वो कम कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रोमोट कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि उस स्टेट का जो बर्डन होता है वो कम हो जाता है। जिस तरह पोस्टल ऑफिस हैं, पोस्ट ऑफिस हैं और पोर्ट हैं, तो इनके ऊपर बिला वजह जो स्टेट ने एम्प्लॉयमेंट की हुई है बिला वजह उनको दे रहे हैं पैसे, तो इससे प्राइवेटाइज करेंगे तो वो बर्डन कम होगा, और वो जो बर्डन कम होगा वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन पे और जो है मतलब डेवलपिंग चीज़ें हैं उनके ऊपर हम वो लगा के पाकिस्तान की जो इकानमी बेहतर हो सकती है। रिजर्व भी ज़्यादा आएंगे, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी तो रिजर्व पाकिस्तान में ज़्यादा आएंगे। बहुत अच्छा, आपने एक सोल्यूशन पेश किया है। इनका ख्याल ये है और बड़ा बिल्कुल लॉजिकल है कि पाकिस्तान में अगर साइज ऑफ द गवर्नमेंट कम कर दिया जाए तो उसके बेहतर असरात हो सकते हैं, और जो इंपोर्ट के ऊपर जो टैक्स हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। वो उस पर मेरी आपकी डिबेट हो सकती है। आप बताइए। और सर मेरे ख्याल से ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल पैदा करने चाहिए। हमारी जो यूथ है वो ज़्यादातर अनप्रोडक्टिव, अनस्किल्ड है,
तो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा है, हमारा पाकिस्तान का कल्चर ऐसा है कि हम जो है ना एज ए स्टूडेंट हम कमाने का नहीं सोचते, हम खुद अपनी पढ़ाई का बोझ उठाने का नहीं सोचते, हम जो हैं वालदैन पे डिपेंडेंट हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें स्किल सीखने की तरफ जाना चाहिए एजुकेशन के साथ साथ। यानी 2050 को अगर आप ताबनाक और रोशन बनाना चाहते हैं तो ये करना पड़ेगा। स्किल सीखें और काम करें और साथ में पढ़ाई करें, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अगर हम होंगे तो ही मुल्क चलेगा। हुनरमंदी जो है वो पाकिस्तान को आगे ले जा सकती है। मैं थोड़ा सा उस हॉल से आता हूँ, मैं हुनरमंदी के ऊपर आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। जी जी जी। एक तो हम अपनी टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करके और इसके अलावा अपने एजुकेशन सिस्टम को अगर हम इम्प्रूव करें, इसके अलावा पाकिस्तान में जो नेचर रिसोर्सेज मौजूद हैं अगर हम उनको यूटिलाइज करें तो हम अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। सर अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के सर्वाइव होने के लिहाज से और 250 में डेवलपमेंट के लिहाज से, तो मैं सर शेख रशीद 2050 में तो मैं शेख रशीद की तरफ कोई मतलब ऐसे प्रेडिक्शन तो नहीं दूंगा, लेकिन अगर जो मैं प्रेडिक्शन दूंगा तो वो कुछ वैलिड रीज़न पर बेस करेगी। अगर सर मैं पाकिस्तान को एक डेवलप कंट्री देखना चाहता हूँ 2050 में, तो उसके लिए सबसे पहले जो रीज़न है वो सीपेक है। अगर मतलब वन रोड वन बेल्ट जो इनिशिएटिव है चाइना का, वो अगर कामयाब हो जाता है तो इसमें बिल्कुल खातिर खा मतलब है फ़वाइद होंगे पाकिस्तान को 2050 में। दूसरा जो रीज़न है वो रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान के पास बहुत अच्छी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि बलूचिस्तान के जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास फाटा में काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिसोर्सेज हैं। तो ये अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये पाकिस्तान को 2050 में यकीनी तौर पर एक डेवलप कंट्रीज बना सकते हैं। दूसरा जो लेकिन ये करेगा कौन? ये सर बिल्कुल वो मैं इसकी तरफ आ रहा हूँ, जो यूथ है पाकिस्तान की, वो अगर जो जैसे कि आपने कहा कि आज की जो यूथ है ये कल को 2050 में ये जो गवर्निंग बॉडी है ये उसमें हो सकती है। अगर ये आज की यूथ संवर जाती है, इसमें स्किल बेस्ड टाइप लोग आ जाते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी रीज़न मैं बताऊंगा इसके लिए वो ये है सर कि पाकिस्तान में अगर डेमोक्रेसी जो है उसको सही तरीके से लाया जाए, जो मिलिट्री इंटरवेंशन है उसको ख़त्म किया जाए, मिलिट्री जो है वो पॉलिटिक्स से बैक स्टेप हो जाए, और जो विल ऑफ दी मतलब है पीपल है उसको मतलब प्रेफर किया जाए, तो मैं बता सकता हूँ कि पाकिस्तान जो है मामला ठीक हो जाए। बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताइए कि आप खवातीन हैं, आप सब लोग, आप क्या सोचती हैं कि पाकिस्तान में 2050 में खवातीन कैसे रह रही होंगी? क्या हम वेस्टर्नाइज्ड फैशन की तरफ जा रहे होंगे या हम ईस्टर्न ही रहेंगे जैसा कि हम बाज़ मामलात में नज़र आता है? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है 2050 में जो हम लोग जो है वेस्टर्नाइज तरफ चल जाएंगे, वेस्टर्नाइजेशन ज़्यादा हो जाएगी। एक तो स्किल बेस हो जाएगी, क्योंकि हम लोग मतलब अगर जैसे अमेरिकन क्लाइंट्स है तो हम जो अपने कल्चर्स में जो है वही वाला जो कल्चर जो है अप्रोच कर लेंगे, वेस्टर्न कल्चर। ये बड़ी दिलचस्प बात है, और अगर मैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखूं तो वाकई ऐसा होता हुआ नज़र भी आ रहा है कि हम देख लीजिए कि सब लोग जिस अंदाज के हमने लिबास पहन रखे हैं, आज से शायद 100 साल पहले किसी मजमे में इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने ये लिबास नहीं पहना हुआ था, जिसकी तस्वीरें आपको दस्तयाब है 1940 की। आप ज़रा उठा के देख लीजिए कि 1940 में जो कुछ तस्वीरें आप ये नज़रिया पाकिस्तान फाउंडेशन में चले जाएं तो वहाँ पे लगी हुई हैं, आपको पता चलता है कि वहाँ उस वक्त लोगों का लिबास क्या था। आपको क्या लगता है, क्या हम वेस्टर्नाइज हो जाएंगे या हम कहीं ब्रेक लगाएंगे? सर अदर देन ड्रेसिंग मेरे ख्याल में कल्चर में और भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, और उसके अकॉर्डिंग टू वुमेन मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि वर्क फोर्स जो होगी ना उसमें ख़वातीन ज़्यादा होंगी, और 2050 में ख़वातीन ज़्यादा एक्टिवली रोल प्ले कर रही होंगी आज की निस्बत। क्या कोई मखसूस शोबे होंगे ख़वातीन के लिए? जैसे आज से 20-22 साल 25 साल पहले ये बात की जाती थी कि ख़वातीन के लिए कुछ मखसूस शोबे, डॉक्टर, टीचिंग, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि इंजीनियर्स भी हैं। तो क्या ये वैरायटी, ये जो वर्सटैलिटी है शोबों की, ये भी बढ़ेगी? आई गेस यस, क्योंकि अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो आज जहाँ पर ख़वातीन वर्क फ्रॉम होम करके कुकिंग करके खाना बेच रही हैं, उसी के पैरेलल सप्लाई चेन में भी आपको मिलती हैं, कंपैरेटिवली कम है, लेकिन बाय द टाइम आई गेस जैसे अवेयरनेस बढ़ी है उस तरह ज़्यादा होंगी। आपको लगता है होंगी ज़्यादा? अच्छा ये बताइए कि अगर ज़रा थोड़ा जहन को वाइल्ड कीजिए, थोड़ा इमेजिनेशन को वाइल्ड कीजिए, 2050 में अगर पाकिस्तान की सड़कों पे नज़र दौड़ाएं तो आपको क्या नज़र आ रहा होगा? सर पहले तो बात ये है कि जो
पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा मसला है पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का, कि अवाम के पास वो सियासी शऊर नहीं है जो रियासत से मांग सके, और विदाउट पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस यू कैन नॉट अचीव द इकोनॉमिक गोल ऑफ द कंट्री, अपनी कंट्री। ठीक है, तो माशरा तब बढ़ती है जब वो यानी कंस्ट्रक्टिव काम पे बातें करते हैं, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बातें करते हैं, और जो रियासती जो चारवाकिया हम कह सकते हैं, जो रियासती लोग हैं जो सियासी लेवल पे जो काम करते हैं, जो जिस तरह वो पॉलिसीज़ बनाते हैं, वो ऐसा मुआशरा बिल्ड करें ताकि उसकी पॉलिसी के बारे में पूछें कि वाई यू आर बिल्ड सच लाइक सिचुएशन फॉर द कंट्री। सो ऐसा है कि पहले तो मुआशरे में वो समाज पैदा करें ताकि डिबेट बढ़े, यानी तरक्की का और जो है वो डिबेट बढ़े, मुकालमा हो। बड़ी दिलचस्प बात की है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान कैसा होगा 2050 में, या उसको बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सर, पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहला तो ये है कि जो पॉलिसी मेकर हैं, ठीक है, वो पॉलिसी मेकिंग अच्छी करें, और दूसरी बात है जो पॉलिटिकली जो आजकल सिचुएशन चल रही है स्टेबल नहीं है, उसको स्टेबल होना चाहिए ताकि एक स्टेबल हुकूमत आए, और ताकि बाहर के जो लोग हैं, बाहर की गवर्नमेंट्स हैं, वो पाकिस्तान पे ट्रस्ट करें। और जो तीसरी चीज़ है जो फ़ौज है, इनको नहीं चाहिए कि ये इसके अंदर पॉलिटिक्स के अंदर सियासत में रहे। हाँ, सियासत में रहे। और जो सबसे अहम ही बात है जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं करते वो तरबियत है। ठीक है, हमारी तरबियत बेहतर होगी और हम अच्छे लोग आएंगे, ताकि और स्किलफुल होने चाहिए, इसी तरह से स्किलफुल होने चाहिए, और सियासत में से बाहर निकल जाए जो भी दूसरे अनासर हैं। सर, किसी भी मुल्क की तरक्की उसकी एजुकेशन पे डिपेंड करती है मेनली, और आपको नेचुरली जो पाकिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज है, स्किलफुल लोग भी है, टैलेंटेड लोग भी है, लेकिन यहाँ तो एजुकेशन सिस्टम भी ख़राब है। जो रिसोर्सेज उस पर कुछ एलीट क्लास फैमिलीज़ का कंट्रोल है, जो पॉलिटिक्स उस पर भी कुछ एलीट क्लास फैमिलीज़ का कंट्रोल है, तो यहाँ लोगों को मौके नहीं मिल रहे, मेरिट ख़राब है। जो भी स्किलफुल आ रहे हैं लोग बाहर जा रहे हैं। यहाँ बेटे आप किसी से पूछिए 80% लोगों की ख्वाहिश है कि बाहर जाए। तो यहाँ पर अगर हम मेरिट सिस्टम सेट करें, एजुकेशन सिस्टम सेट करें, ये जो सिस्टम हमारा 75 साल से आ रहा है इसको चेंज कर ले, तो मैं भी उम्मीद है कि 2050 में सिस्टम सही हो। अच्छा, ये बताइए, ये भी बड़ी बात की इन्होंने हमारे दोस्त ने कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बाहर जाना चाहते हैं। अच्छा, आप भी उनमें से हैं? आप भी समझते हैं कि आपके लिए बाहर जाना ज़्यादा सूदमंद है? नो सर, पाकिस्तान में रहकर इसको स्टेबल करना ज़रूरी है। जब तक पाकिस्तान, देखिए ये वो बात है नो डाउट कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली आपके सामने मैं दो चीज़ें रखता हूँ कि जनाब, एक ये पाकिस्तान के अंदर रह के ये नौकरी है, और बाहर रह के आपको अमेरिका में, यूरोप में या कहीं और ये नौकरी। सर, मैंने प्रोफेशनल भी ना टीचिंग का जो प्रोफेशन है मैंने वो चूज़ किया है, तो मैं बाहर जाने की निस्बत में पाकिस्तान में रहकर इसका एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना चाहता हूँ। जब तक एजुकेशन सिस्टम बेहतर नहीं होगा कोई भी चीज़ सेट नहीं हो सकती, और जब तक क्रिएटिविटी नहीं आएगी। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है सिर्फ थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ कि पाकिस्तान की जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है उसका अगर जनरेटर खराब हो जाए तो उसको अनपढ़ मिस्त्री आके ठीक कर। तो ये जनरेटर सिस्टम का प्रैक्टिकल नहीं है उसमें। अगर प्रैक्टिकल होगा तो हम उसमें आगे बढ़ सकेंगे, और क्रिएटिविटी होगी तो फिर हमें इम्पोर्ट का मौका कम मिलेगा, हम एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे हमारी जो गवर्नमेंट होगी वो भी स्टेबल होगी। अच्छा, ये बताइए, बाहर जाने की भी बात कौन जाता है? ऑनेस्टली बी फ्रैंक, कौन जाता है बाहर जाना? आप जाना चाहते हैं? मैं ऐड करना चाहता हूं जी। तो मेरे दोस्त हैं जुबैर साहब, वो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कोर्स करके गए, तो कल ही उन्होंने कॉल की, उन्होंने सर्टिफिकेट लेना था हमारे इदारे से। तो वो कह रहे थे मेरे 70 से 80% जो दोस्त हैं उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में है या कुछ और मुल्कों में सेट हैं। तो उनकी भी यही थिंकिंग थी कि मैं बाहर जा रहा हूँ। तो मैं रीज़न उनसे पूछे, कह रहा था मैं 1 करोड़ इन्वेस्ट करके यहाँ सेटअप लगा सकता हूँ। उनका ऑलरेडी सेटअप है, इंडस्ट्री है। तो कह रहा था मैं पार्शियली कोई लैपटॉप से कोई और सेटअप्स करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो जिस तरह 9 मई को हुआ, इस तरह की अनहोनी का कोई पता नहीं कब हो जाए वो। तो कह रहा था हम कहाँ खड़े हैं उसके बाद। कह रहा था मैं यही चाह रहा हूँ कि यही सेटअप मैं ऑस्ट्रेलिया या दुबई जाके लगाऊँ और फिर मैं फ्यूचर सिक्योर करूँ। तो ये सर एक बेसिक कंसर्न है एजुकेशन सिस्टम पे। कुछ दोस्तों ने बात की बेसिकली सर इसमें जो इशू है ना वो ये कि मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ, तो एक अदारे के साथ एफिलिएटेड भी हूँ। हम जो सॉफ्टवेयर जो ट्रेनिंग सीख रहे हैं ना, हम वो सीख रहे हैं जो 20 साल पहले वो सीख चुके हैं। इसकी एग्जांपल सर आप खुद एग्री करेंगे, हमने जब ABCD सीखी थी तो हम सर 6th 7th क्लास में थे, और फिर हमने उसी के पीछे लग गए। फिर ABCD सीखते सीखते 8 में गए। हम इसी तरह इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर हैं, IT हैं या जो चीज़ें हैं उनमें पीछे तकरीबन कम से कम 10 साल पीछे हैं। तो मेरा ख्याल है इस पर
आप इसको 20, 45, 20, 50 आप कर रहे हैं, इसको फेजेस वाइज डिवाइड करना चाहिए। आई थिंक सो 5th ईयर कर लें, 10th ईयर्स कर लें, क्योंकि ये 10th ईयर्स के बाद IT सिस्टम, समाज, एजुकेशन, ये चीज़ें तकरीबन जो है रिवर्स गियर लगाती हैं। और इसमें मेन चीज़ है जिसमें आपने एजुकेशन सिस्टम की बात की, जो बेस आपने क्वेश्चन किया बाहर जाने का, मेरा ख्याल है कि जब घर का सिस्टम ख़राब होता है, या हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, या हमें आइडिया है, जब घर का निज़ाम ख़राब होता है तो हम मिसिस को या फैमिली को हम सेपरेट नहीं करते, नहीं यार मैं अलग रहूँगा, मैं भाग जाऊँगा। ये बेसिकली एक स्किप वाली बात है बाहर जाने वाली। लेकिन क्यों जा रहे हैं? अब जब मेरे पास जॉब नहीं है, जब मेरे पास फ्यूचर नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? मुझे सबसे पहले अपनी परवाह होगी। मुझे नहीं पता पाकिस्तान का क्या बनेगा। बिलफर्ज मेरी जॉब चली जाती है, बिलफर्ज मेरी डिग्री, अब मैं यूनिवर्सिटी की डिग्री ये मास्टर करके बैठा हूँ 10 साल से, उसकी कोई अर्थ नहीं है, यानी ये एक पीस ऑफ पेपर है वो। ये ऐसा भी हुआ, मैंने प्रमोशन के लिए बात की तो बाद में मेरा ऐसा भी दिल किया कि इसको फाड़ के या जला के मैं भेज दूँ, और मैं लिटरली सीनियर ऑफिसर को ये कहा कि सर सर्दियों में मैं इस पर आग सेक लूँ, क्योंकि मुझे तो यहाँ इसकी वर्थ ही नज़र आ रही। आपको क्या लगता है क्यों लोग जा रहे हैं बाहर? सर इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, और अनएम्प्लॉयमेंट है। तो मैं जो है पाकिस्तान को इतना डेवलप नहीं देख रहा हूँ 2050 में एज़ कम्पेयर टू इन अदर कंट्रीज़। तो इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि जो मेन रीज़न पार्लियामेंट है, क्योंकि जो हम उसको इलेक्ट करते हैं वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, और जब भी हम उससे पूछते हैं किसी सेमिनार में या कोई और जगह, तो वो कहते हैं कि वी हैव नो अथॉरिटी। तो उसके लिए मतलब इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है मिलिट्री इंटरवेंशन, क्योंकि उसकी वजह से ही जो है उनके पास अथॉरिटी नहीं है। जब वो ऐसी पॉलिसी बनाए और उसको सही तरह इम्प्लीमेंट करे तो तभी जो है पाकिस्तान आगे जा सकता है। ये बड़ी अच्छी बात की। एक मैं थोड़ा सा ये सवाल इधर से उठा है, लेकिन इधर सवाल बड़ा दिलचस्प हुआ कि हम पाकिस्तान, बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं, क्यों? आप में से कोई शख्स प्लान कर रहा है जिसने कुछ मुल्क छोड़ना हो? कोई कर रहा है? कौन कर रहा है? आप सारे अच्छा, आप क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे मैं एक सेकंड, आप पहली बात तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। आप कहाँ जाना चाह रहे हैं? मैं अमेरिका या यूरोप। अच्छा जी। तो क्यों? पैसे कमाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मौका नहीं मिल रहा? कम है, मतलब ज़्यादा मेहनत है लेकिन उसकी पे बैक कम है। अच्छा, तो आप इसलिए कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं। और कौन जाना चाह रहा है पाकिस्तान से बाहर? अच्छा, आपकी क्या रीज़न है पाकिस्तान से बाहर जाने की? सर पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए स्टडी है सर। स्टडीज हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं? यस सर। पाकिस्तान में स्टडीज़ का मौका नहीं? सर पाकिस्तान में एजुकेशन का वो अच्छा क्राइटेरिया नहीं है, जो टीचर के करीब होता है उसको ग्रेड्स वगैरह मिल जाते हैं, तो जिसकी वजह से बाहर इंशाल्लाह हायर एजुकेशन के लिए। आप भी बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं? लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, और जो सिस्टम है सर वो मेरिट पे काम नहीं करता। जो फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म है सर, ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में, जिस वजह से अपॉर्चुनिटी जो हक पे लोग उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। सबसे ज्यादा शिकवा ये कहाँ पे है, प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी शोबे? पब्लिक सेक्टर। यस सर, पब्लिक सेक्टर में आपका ख्याल है कि मेरिट पे चूंकि काम नहीं होता सर, वहाँ पे सिर्फ जो पसंदीदा लोग हैं उन्हीं को सर चुना जाता है, और सर जो अपने हैं उनको ही वो आगे मौका देते हैं। जो मेरिट पे एक बंदा जो ज़्यादा हुनर रखता है, जो ज़्यादा तरक्की कर सकता है, जो मुल्क को आगे लेके जा सकता है, उसको सर वो नहीं मौका देता। अच्छा, 2050 में आप भी बाहर जाना चाह रहे हैं? आप भी जाना चाह रहे हैं? अच्छा, आप बंदा पैशन में एक्सेल कर जाता है, फिर उस एक्सेल को इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज नहीं कर सकता है इस मुल्क के अंदर। इंटरेस्टिंग। और कौन जा रहा है बाहर? आपने प्लान किया हुआ है? जी, अगर हम पाकिस्तान को 2050 में एक अच्छी नज़र से देखना चाहते हैं तो हमें अपना एजुकेशन सिस्टम बेहतरीन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम देखें 5वीं 8वीं तक मोस्टली बच्चे को हम हुकूमत पास कर देती है, उसके बाद मैट्रिक और FSC में 50 या 60% लेके वो पास हो जाता है। FA में अगर प्राइवेट सेक्टर में वो जाए तो वो पास हो जाता है, फिर वो कहता है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही। अगर हम अपना एजुकेशन सिस्टम मेरिट बेस करेंगे, अच्छी जगह करेंगे, तो इधर पाकिस्तान में सब कुछ हमें अवेलेबल होगा और सब कुछ अच्छा होगा। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि 2050 बेस्ट हो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुका हो, पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क हो, पाकिस्तान एक इकोनॉमी के हवाले से दुनिया में आगे निकल चुका हो, क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? बताइए।
अच्छा, 3 इक़दाम आपने तजवीज़ करना, 3। सबसे पहले ये मेरे ख्याल में ये है कि जो इकॉनमी स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना हमें रियल एस्टेट का बिजनेस थोड़ा कम करना पड़ेगा पाकिस्तान में। ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके बजाय जो हम रियल एस्टेट के अंदर पैसा लगा रहे हैं वो हमें अपनी इंडस्ट्रीज़ में लगाना चाहिए ताकि हमारी एक्सपोर्ट अच्छी हो। ठीक है, आपके ख्याल में ये काम, और आपका क्या ख्याल है कि कैसे पाकिस्तान बेहतर हो सकता है 2050? पाकिस्तान एक ज़रिए मुल्क है, उसके लिए और आज के दौर में आबादी भी बढ़ रही है। 2050 में आबादी कितनी बढ़ जाएगी जिसकी वजह से ज़राअत ये हमारी ज़मीनें कम हो जाएंगी, मकान बना लेंगे, ये खदशा होगा उसके, आबादी का काफ़ी कम। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि रियल एस्टेट को ज़रा उसमें धंधे कम करें। जी, आबादी कम होनी चाहिए। आपके हमें ज़्यादातर वैल्यू एडिड चीज़ें एक्सपोर्ट करनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर दुनिया के 5% क्रॉप, वो जो कॉटन है वो क्रॉप होती है, लेकिन हम जो चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं कि वो एक कॉटन को रॉ फॉर्म में एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम उसको मज़ीद उसको बेहतर करें इंडस्ट्री के थ्रू, उसके अंदर मज़ीद वैल्यू एडिड चीज़ें करें और उसको फिर जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको करें एक्सपोर्ट, तो आपको उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, आप बताइए सर। पाकिस्तान में बेसिक जो मेन वजह है ना वो इकोनॉमिक क्राइसिस है। इकोनॉमिक क्राइसिस से किस तरह निपटा जा सकता है कि आईटी रेवोल्यूशन लेके आना चाहिए। जिस तरह आप बेंगलोर जाके देख लें, मुंबई, इंडिया में जाके देख लें, वहाँ आईटी का हब है। वहाँ पे स्टूडेंट्स को पैसे दे के और उनको कहते हैं कि इन्वेस्ट करें और अर्न करें ऑनलाइन। फ्रीलांसिंग होनी चाहिए पाकिस्तान में। इस तरह एक प्रोजेक्ट स्टार्ट भी किया जा रहा है कराची में। 2-3 दिन पहले वो जो वहाँ के प्रोजेक्टर हैं तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया, और कि एक बंदा जो पाकिस्तानी बंदा है वो घर बैठ के 5 से 10 हज़ार डॉलर एक मंथ में कमा सकता है आईटी की थ्रू। तो मैं कहता हूँ कि एक आईटी रेवोल्यूशन आना चाहिए। एक जो है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट मॉडल वो अप्लाई करना चाहिए पाकिस्तान में। ट्रेड के ऊपर कम से कम जो टैक्सेस हैं वो लगाने चाहिए, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर के आएँ, इधर इन्वेस्ट करें, और आईटी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो एडवांस में। आपके ख्याल में ये होना चाहिए। और किसी के पास कोई तजवीज़ है पाकिस्तान के लिए? जी, आप बताइए। रेट ऑफ लॉ आनी चाहिए और जो है नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए, ना कि दोबारा बोलिए। रेट ऑफ लॉ आनी चाहिए। रेट ऑफ लॉ, जी। जैसे कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का कहा था, तो हालांकि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है लेकिन नहीं माना गया, 14 मई वाले इलेक्शन नहीं माना गया। उसके बाद नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए, ना कि पार्टी पॉलिसी। जो भी पार्टी आती है अपनी नई पॉलिसी बनाती है जो कि अपने बंदों को ही नवाजती है, और अगली पार्टी आती है वो उस पॉलिसी को ख़त्म करती है, अपनी नई पॉलिसी बना देती है। नेशनल पॉलिसी बनी। हाँ, नेशनल पॉलिसी। आप सर, तरक्की हम तब कर सकते हैं जब हम अपनी चीज़ें खुद बनाएंगे। मतलब हम आजकल जूस के जो स्ट्रॉ भी वो भी बाहर से ज़्यादातर मंगवाते हैं, बहुत सी चीज़ें से। जब हम अपनी चीज़ें खुद बनाएंगे और अपनी चीज़ों को तरजीह दें, मतलब सर आजकल हम जो गन्ने के जूस बंदे जितने हैं उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं दे रहे। ज़्यादातर लोग को पेप्सी और इस चीज़ों बाहर जाके मतलब तरक्की दे रहे हैं, अपनी चीज़ों पर इतना वो नहीं कर रहे ना। तो सर जब अपनी चीज़ें बनाई हुई चीज़ों पर तरजीह देंगे तो तब कुछ अच्छा। ठीक है, आप क्या बता रहे थे? सर सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में सिर्फ एक मसला नहीं है, पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं। उसके अंदर एजुकेशन, हेल्थ और काफ़ी ज़्यादा सोशल इश्यूज़ भी पाकिस्तान में पाए जाते हैं। तो इनको निपटने के लिए हम सबसे पहले तो मेरी ये तजवीज़ है कि जब तक हमारे हुक्मरानों और हमारी आवाम का मफाद इस तरह नहीं होगा हम तरक्की नहीं कर सकते। तो हमारा जो मफाद है वो सबका एक होना चाहिए कि हमें पाकिस्तान को एक खुशहाल और एक डेवलप्ड कंट्री देखना चाहते हैं 2050 तक। और वो कैसे हो सकता है? हम सबको एक संजीदा सोच अपनाने की ज़रूरत है। अभी हम देखें हमारे अभी हम देखें हमारे मुआशरे में काफ़ी ज़्यादा पोलराइजेशन है विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल व्यूज़ एंड विद रिस्पेक्ट टू रिलीजियस व्यूज़ टू। तो हम वो किस तरह ख़त्म कर सकते हैं? उसके लिए हमें चाहिए कि हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें, अवेयरनेस कैंपेन्स हो। हमारे एजुकेशनल सिस्टम जो कि पिछले 50-60 सालों से वही चलता आ रहा है उसको हम तब्दील करने की कोशिश करें। उसके अंदर हम मौजूदा ट्रेंड्स की जो हमारे मौजूदा ट्रेंड्स चल रहे हैं उनको लेकर हैं, और दुनिया के जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स चल रही हैं उस लिहाज से हम अपने एजुकेशनल सिस्टम्स को शेप करें ताकि हम पाकिस्तान को आने वाले दिनों में एक डेवलप्ड कंट्री देख सकें। आप बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी तजावीज़ है, आपको क्या लगता है? सर मैं जो 3 पॉइंट तजवीज़ करूँगा ना पाकिस्तान के लिए 2050 में एक बेहतर मुल्क बनने के लिए, उसमें सबसे पहला पॉइंट जो है मेरा वो गुड पॉलिसी मेकिंग एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है सर वो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल होनी चाहिए, बाय द पीपल और फॉर द पीपल होनी चाहिए।
तीसरा जो सर मेरा पॉइंट है ना, पाकिस्तान को ना अब एक सेकुलर स्टेट बनाना चाहिए, ना कि रिलीजन, क्योंकि 1980s के बाद पाकिस्तान में एक रिलीजन ना एक यूज़ होता रहा है, यहाँ तक कि क़ायद आज़म ने भी रिलीजन को यूज़ किया है और आज तक भी पाकिस्तान में रिलीजन जो है वो एक कार्ड के तौर पर यूज़ हो रहा है, जिसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स हो रहे हैं पाकिस्तान पर। इसलिए पाकिस्तान को एक सेकुलर स्टेट बनना चाहिए। आप मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ, राइट का कानून खत्म होना चाहिए, यानी जंगल का कानून खत्म होना चाहिए। ताकतवर के लिए और कानून है और गरीब के लिए और कानून है, बराबर कानून। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी गुजारिशात भी सुनी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके कि आप सब लोग पाकिस्तान के बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। और जाहिर है ये ऐसा सेशन नहीं था कि जिसमें आप पहले से तैयारी करके आते और फिर आप यहाँ बैठ के अपनी वो जो गुजारिशात हैं, जो तजावीज़ हैं वो पेश करते। लेकिन मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोग कुछ सोच रहे हैं और मुझे थोड़ा सा कामयाबी का एहसास भी आप सब लोगों से मिल के हुआ कि आप सब लोग मेरी बच्चों की उम्र के हैं, कि मुझे कामयाबी का एहसास थोड़ा सा ये हुआ कि शायद अब आप लोग अपने और मुल्क के फ्यूचर के बारे में कुछ संगे मील तय करेंगे। 2050 उसके बीच में 27 साल है। हर साल, हर महीना, हर हफ्ता, हर दिन, हर घंटा, हर लम्हा बुनियादी तौर पे हमारी ज़िंदगी का एक संगे मील है। और एक्चुअली आप सब लोगों को ये एहसास दिलवाना था कि ये जो हमारा शेयर्ड घर है जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, ये हम सब को इसके बारे में कुछ सोचना होगा, क्योंकि अब तक एक जर्नलिस्ट के तौर पे ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से बता सकता हूँ कि हुकूमतें ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रही। तो लिहाजा हमें खुद कुछ सोचना होगा, खुद कुछ करना होगा और हुकूमतों पर शायद दबाव भी डालना होगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी पेशेंट हियरिंग की दाद देता हूँ और आपकी पार्टिसिपेशन के लिए शुक्रगुजार।